हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम देखते हैं अपना बचा हुआ टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन का। क्या था हमारा बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन का बचा हुआ पार्ट? हमारी थ्रोम्बोसाइट्स, हमारा ह्यूमन हार्ट, हमारी कार्डियक साइकिल। तो हमारी हेडिंग है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अच्छा, ये हो गई हमारी हेडिंग। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स तो बच्चों बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स है क्या? थ्रोम्बोसाइट्स है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स ब्लड लॉस को रोकती हैं। तो ये क्या है? हमारी प्लेटलेट्स। क्या हो गई? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड फ्लो को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें यूज होंगे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है ना। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे? ब्लड क्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड क्लॉट करेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्लेटलेट्स काम कैसे करेंगी? छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी, और जहां भी हमारा ब्लड लॉस हो रहा होगा, जहां भी चोट लगी होगी, उस जगह पे ब्लड क्लॉटिंग करा देगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज और, वो एक चीज क्या है कि ये प्लेटलेट्स बनती कहाँ है? ऑब्वियसली सारी ब्लड सेल्स जहां बनती है बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हमारी प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी से जब ब्लड लॉस होता है तो ये ब्लड रुकता कैसे है, क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कैसे करते हैं। तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? एक तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस ना बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। अगर कैल्शियम आयंस की कमी होती है बॉडी में, कैल्शियम की कमी होती है ब्लड में, कैल्शियम की कमी होती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इस वजह से हमारा एक हार्मोन भी है एंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि ब्लड में अगर जैसे ही कैल्शियम लेवल डाउन जाएगा उसको बोन से निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देगा। बोन से निकालेगा ब्लड में डालेगा, बोन से निकालेगा ब्लड में डालेगा। खैर वो एंडोक्राइन सिस्टम की बात है, वो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कैल्शियम आयंस काम कैसे करते हैं। तो कैल्शियम आयंस एक्ट करते हैं हमारे प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन पे जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन में। कैल्शियम आयंस तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा एक एंजाइम भी करेगा। उस एंजाइम का नाम होगा थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस। अब यहां पे अगर कैल्शियम आयंस ही नहीं होंगे तो हमारा ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो अगली रिएक्शन क्या होगी? हमारा फाइब्रिनोजेन
फाइब्रिन में नहीं कन्वर्ट होगा। और ये है मेन जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही फॉर्म करता है छोटे छोटे फाइब्रिन्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, फाइब्रिन्स मतलब छोटे छोटे थ्रेड्स फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही ये थ्रोम्बिन यहाँ फॉर्म होता है, ये थ्रोम्बिन इस रिएक्शन को एंजाइमेटिकली कैटालाइज करता है और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि क्लॉटिंग करवाता है और ब्लड लॉस को रोकता है। अच्छा, तो फाइब्रिनोजेन हमारी क्या होती है? सॉल्यूबल फॉर्म होती है, और फाइब्रिन इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल फॉर्म होती है। इनसॉल्यूबल फॉर्म क्यों होती है? अगर सॉल्यूबल फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म होके हमारे ब्लड लॉस को रोकता है, वो रोक ही नहीं पाएगा ना। अगर वो सॉल्यूबल होगा तो वो कैसे रोकेगा? तो ये इनसॉल्यूबल होना पड़ता है, एंड इट स्टॉप्स दी ब्लड लॉस। तो बच्चों, हमने थ्रोम्बोसाइट्स बहुत अच्छे से समझ ली। हमें थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन पता चल गया, हमें कैल्शियम आयंस का फंक्शन पता चल गया, हमें थ्रोम्बोकाइनेज का फंक्शन पता चल गया, हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हुए देख लिया, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जो थ्रोम्बिन वापस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ठीक है, तो ये यहां पे हमारा ब्लड रुक गया। अगर हमारे बॉडी में ब्लड लॉस के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो कैल्शियम आयंस की कमी हो सकती है, एंजाइम की दिक्कत हो सकती है, प्रोथ्रोम्बिन की क्लॉटिंग फैक्टर्स की दिक्कत हो सकती है। ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होने, अगर कंटिन्यूस हो रहा है और वो रुक नहीं रहा तो। समझ में आ गया? अब ये समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड भी फ्लो करता है। अब वो ब्लड फ्लो करता है, तो वो ब्लड फ्लो करने के लिए अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो हमें उस कोगुलेशन को बचाएगा हमारे ब्लड में, है ना। देखो, कोगुलेट्स ही तो फॉर्म करते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर ऐसे तो बॉडी में भी हमारे कोगुलेट्स फॉर्म हो जाने चाहिए। वो ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है हमारी बॉडी में? जैसे ही वो बाहर आ रहा है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, वो ब्लड हमारा क्लॉट हो जा रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। वहां पे काम करते हैं हमारे एंटीकोगुलेंट्स, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, हेपेरिन। ठीक है बच्चों, तो हेपेरिन काम करता है हमारी बॉडी में, ब्लड को जमने नहीं देता है और हमारी बॉडी में इजीली हमारी कार्डियक साइकिल को चलाता है। ब्लड पंप होता है, हर ऑर्गन तक पहुंचता है, ऑर्गन से प्यूरिफाई होता है लंग्स में, लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में आता है, और वो हम कार्डियक साइकिल में देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं बच्चों, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। तो एक रफ सा डायग्राम बना के समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी क्या है। तुम लोगों के अंदर एक छोटा सा रिस्ट साइज का हार्ट है, अगर वो बंद हो गया तो इंसान बंद हो गया, अगर वो चालू है तो इंसान कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इतना सा ऑर्गन इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, तो जरूर बहुत जरूरी ऑर्गन होगा। लेट्स मेक अ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। यहां से मैं एक ये, तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया। ये मैंने बनाई एक ब्लड वेसल, एक एक करके मैं सारी ब्लड वेसल्स बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, सब कुछ खोल के बताऊंगा कि ह्यूमन हार्ट आखिर काम कैसे करता है। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं ह्यूमन हार्ट को। पहले एक डायग्राम बना के देखेंगे हम, फिर उसके बाद समझेंगे ह्यूमन हार्ट को। ये ओके,
ये मैंने बना दी एक और ब्लड वेसल। हम सारी ब्लड वेसल्स एक एक करके समझेंगे अभी। लेट्स मेक एनाटमी ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। पहले ह्यूमन हार्ट तो बनाना सीख लें, उसके बाद तो हम ब्लड वेसल्स सीखेंगे। हमें ह्यूमन हार्ट ही नहीं बनाना आएगा तो हम ब्लड वेसल्स क्या सीखेंगे, है ना बच्चों। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इधर मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने बनाना शुरू करा चेम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या बनाए, चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मार्क कर देते हैं राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स थोड़ा ना छोटा सा पतला सा बन गया है तो उसको वैसे मत लेना। ऑल दो यहाँ की जो वॉल लाइनिंग होती है वो थोड़ी मोटी होती है लेफ्ट साइड की, क्योंकि उसे हार्ट पंप करना है, हार्ट को ब्लड पंप करना है, सॉरी, और ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी में। तो ये बॉडी में ब्लड पंप करेगा तो कौन सा वाला पार्ट करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। तो वहां पे जो लेयरिंग होती है थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए होती है, ज्यादा मोटी चाहिए होती है। अब यहां से मैं एक स्ट्रक्चर लेके आऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहां से मैं बना देता हूं सुपीरियर वेना केवास, इंफीरियर वेना केवास, सुपीरियर वेना केवास। अभी हम धीरे धीरे ना इस हार्ट की लेबलिंग भी करेंगे, लेबलिंग करके भी समझेंगे कि इस हार्ट में आखिर होता क्या है या क्या क्या होता है इस हार्ट में। यहां मैंने बनाया, इसको मैं अभी नाम दूंगा थोड़ी देर में बंडल ऑफ हेस। ये निकाले मैंने पुरकंजे फाइबर्स, यहां से भी पुरकंजे फाइबर्स। अच्छा, सारे हर एक ऑर्गन का या हर एक पार्ट का, हर एक एनाटॉमिकल पार्ट का हार्ट में बहुत बड़ी वैल्यू है। अभी हम कार्डियक साइकिल जैसे जैसे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ब्लड पंप होने का, ब्लड सर्कुलेशन का, वो इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू होता है। थोड़ी सी लेबलिंग भी साथ साथ करते हुए चलेंगे हम, है ना। तो लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स दे दिया, ये हो गया बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस। ये हो गए हमारे क्या, पुरकंजे फाइबर्स, पुरकंजे फाइबर्स। यहां मैं एक छोटा सा पैच बनाऊंगा, उसे मैं नाम दूंगा फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। अच्छा, ठीक है। ये हो गई हमारी आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा। अच्छा, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा इस पे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना तो सारी लेबलिंग समझ में आ जाएगी। इसको हमने क्या नाम दिया था, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसको मैं आगे इसके एक वॉल्व लगा दूं, उसको नाम दे दूं यूस्टेशियन वॉल्व। अच्छा, सबसे बड़े वॉल्व्स तो हमने बनाए ही नहीं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व्स। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स भी बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वॉल्व्स बना दिए। क्यों? क्योंकि राइट साइड है, राइट साइड में क्या होते हैं, 3 वॉल्व्स, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, एंड लेफ्ट साइड में 2 वॉल्व्स
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये हो गए हमारे बाइकस्पिड वॉल्व्स, बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये हो गए ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हो गए, बाइकस्पिड वॉल्व्स हो गए। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा, इसको क्या नाम दिया, सुपीरियर वेना केवा। इसमें वॉल्व्स नहीं होंगे, इसमें वॉल्व्स, नो वॉल्व्स नहीं होंगे। ओके, अच्छा, और हम क्या इसमें मेंशन करेंगे, लेट्स सी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्या हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहां क्या हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड में राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या हो गई, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। अब मैं यहां बनाऊंगा पल्मोनरी वेन्स। क्या है ये, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ascending arc of aorta, ascending arc of aorta। इसको नाम दे देता हूं descending arc of aorta। क्या हो गया, डिसेंडिंग आर्क ऑफ एरोटा, असेंडिंग आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग आर्क ऑफ एरोटा। यहां पे मैं बना देता हूं एक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम दे देते हैं ओके, क्या नाम दे दें, लिगामेंटम आर्टियोसम। लिगामेंटम आर्टियोसम। अच्छा, ये सारे पार्ट्स बहुत जरूरी हैं, सॉरी, ये सारे पार्ट्स बहुत जरूरी हैं हमारे हार्ट में। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है। यहां पे मैं बना देता हूं साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जिसको हम क्या कहते हैं, एसे नोड। एसे नोड क्या है, पेस मेकर है। विल नेम इट एसे नोड, पेस मेकर। ओके, यहां पे क्या बना दे रहा हूं मैं, एवी नोड्स। ये हो गए हमारे एसे नोड्स, ये हो गए हमारे एवी नोड्स, ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। अब ये ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, इसको भी समझना है हमें। तो हम अभी इस हार्ट का डायग्राम अपने सामने रख के एक रफ आइडिया ले लेते हैं हमारी ब्लड सर्कुलेशन का, या फ्लो ऑफ ब्लड का, हमारे हार्ट पंपिंग का आइडिया ले लेते हैं कि जैसे ही ब्लड हमारा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
नीचे की बॉडी से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और ऊपर की बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल्स में जाता है। राइट ऑरिकल्स की वॉल पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये खुल जाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स खुल जाएंगे तो ये जो ब्लड है ये हमारा चला जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स का ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या समझते हैं हम? जो ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। तो लंग्स की तरफ ब्लड चला गया, वहां से हमारे ब्लड से CO2 निकाली गई, उसमें O2 डाली गई, उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजा गया लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल्स की वॉल्स पे जैसे ही प्रेशर पड़ा बाइकस्पिड वॉल्व्स खुल गए। अब बाइकस्पिड वॉल्व्स खुलते ही हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फिलिंग है वो शुरू हो गया। अब ऐसे नोड क्या काम करता है? देखो 30% फिलिंग तो नॉर्मली होती है, लेकिन जो रेस्ट होती है ना उसके लिए ऐसे नोड को पंप करना पड़ता है। क्या करता है? पेसमेकर है ना हार्ट में, तो पेसमेकर क्या करता है? ब्लड पंप कराता है। ब्लड पंप कराएगा, हमारा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स की तरफ मूव कर जाएगा। आर्टरीज आर दोज ऑर्गन्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स आर दोज ऑर्गन्स which takes the blood towards the heart। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। आर्टरीज डेफिनेशन ही यही लिख लेते हैं ना। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज दोज ब्लड वेसल्स which take blood away from the, सीधा उल्टा तो वेन्स क्या होती हैं? they bring blood towards the heart। अच्छा, एक चीज ये समझनी है बच्चों की, जो एक्सेप्शन की हमने बात करी थी एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि हमें ये मेंशन करना जरूरी है कि आर्टरीज जो होती हैं वो यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एडेड ऑक्सीजन के साथ ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन वेन्स क्या होती हैं? जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। लेकिन इस केस में उल्टा होता है। इस चीज का एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है इस चीज का कि इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं हमारी ये कैरी करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि देखो क्या कहा हमने, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, तो हार्ट से दूर लेके जाएंगी, लेकिन जब ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, तो उस समय जो ब्लड होगा क्या वो ऑक्सीजनेटेड होगा? नहीं, वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली पल्मोनरी वेन्स यहां पे जो एक्सेप्शन कैरी करती हैं वो है कि ये इकलौती ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। क्या है? पल्मोनरी वेन्स। इकलौती वेन्स हमारी बॉडी में जो कि कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज और वेन्स जरूरी थी डिस्कस करना, क्योंकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हम ये समझते कैसे कि वो ब्लड का सर्कुलेशन आखिर होता कैसे है?
वो ब्लड का सर्कुलेशन होता तो आर्टरीज और वेन्स की मदद से है ना बच्चों। तो आर्टरीज और वेन्स हमने समझ ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन चल रहा होता है, जो ब्लड का फ्लो चल रहा होता है, वो इतना इजीली हो जाता है जितना इजीली हमने बोल दिया? नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कितनी बीट्स होती हैं पर मिनट? 72 बीट्स पर मिनट। इतनी बार हार्ट हमारा मतलब हमारा पल्स रेट है ना 72, तो हमारा हार्ट इतनी बार ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में, लेकिन कितना ब्लड पंप कर पाता है? सिर्फ 70 ml। वेंट्रिकुलर आउटपुट मिनट में कितना होता है? 70 ml। अब हम ये देखना चाहें कि टोटल हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट is 70 ml of blood into beats per minute gives to 50-40 ml of blood, जो कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हम ब्रीफ में थोड़ा कार्डियक साइकिल देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमारी शुरू कहां से होती है? कार्डियक साइकिल मैंने जैसा कि बताया था, इंफीरियर वेना केवास और सुपीरियर वेना केवास के थ्रू हमारा जो ब्लड पंप किया जाएगा वो राइट ऑरिकल्स में फिलअप किया जाएगा। ब्लड इन राइट ऑरिकल्स। राइट ऑरिकल्स के बाद ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के थ्रू एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड, के थ्रू जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, वहां पे ब्लड हमारा थोड़ा फिलअप होगा, जैसे भी हमारा ऐसे नोड काम करेगा, पेसमेकर काम करेगा, ब्लड पंप करेगा। उसके बाद ये ब्लड जाएगा कहां? हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये होता है डबल सर्कुलेशन, इसी को हमने नाम दिया है डबल सर्कुलेशन। क्यों? पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसलिए हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन हार्ट कहलाता है, क्योंकि एक बार सर्कुलेशन होता है टुवर्ड्स द लंग्स, जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सर्कुलेशन होता है टुवर्ड्स द बॉडी। चलो, अब यहां से ब्लड कैसा आएगा? साफ सुथरा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड, एडेड ऑक्सीजन इन अ ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? फर्दर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा एरोटा के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इसी दौरान हमारा जो पेसमेकर का काम करेगा वो करेगा ऐसे नोड। अब और एवी नोड क्या करेगा? जैसे ही वेंट्रिकुलर ब्लड हमारा जा रहा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में एरोटा की तरफ,
उसको वहां पे भी तो पेस मेकर की जरूरत है। पेस मेकर नहीं बोलेंगे हम, एग्जैक्टली टर्म एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम एवी नोड को पेस मेकर नहीं कहते, ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इंपल्स कैरी करने के लिए यूज होता है हमारा एवी नोड। ऐसे नोड से इंपल्स कैरी करता है, एवी नोड तक आता है। ऐसे नोड पे जो बीट होती थी वो 72 बीट्स पर मिनट होती थी, एवी पे ये कम होके रह जाएगी 40 टू 45 बीट्स पर मिनट। फर्दर ये ब्लड हमारा वेंट्रिकल से पंप होके पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में आया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में गया, पूरी बॉडी में गया। हमने बीट समझ ली, हमने कार्डियक आउटपुट समझ लिया। हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे लब डब साउंड्स जो हार्ट की होती हैं, हार्ट के डिसीजेस देखेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि हमारा जो साइकिल होता है पूरा कार्डियक साइकिल, इसमें कौन सा इवेंट कितने मिनट का होता है, कितना टाइम कैरी करता है। टोटल टाइम हमारा कार्डियक साइकिल का अभी ये समझ लो होता है 0.8 सेकेंड्स। अभी 0.8 सेकेंड्स किस किस चीजों में डिवाइड होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।